हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडुहोलिक और मेरा नाम है अंकुश ठाकुर और गाइस आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे शूट नंबर 3 दैट इज एमसीक्यूज ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। एज फार एज मॉडर्न हिस्ट्री इज कंसर्न तो गाइस ये बहुत सारे एग्जाम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीएससी और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट लेवल एग्जाम लाइक जेकेएसएसबी या एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या बाकी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहता है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइज आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, बट उस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अपील है कि आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कमेंट करना तो मैं आपको आपका फंडामेंटल राइट ही देता हूँ अपने चैनल पर कि आप कमेंट्स कर सकते हो, अपने व्यूज मेरे साथ शेयर कर सकते हो। जो कुछ आपको कंटेंट नया चाहिए, आपको कोई कंटेंट नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा उस कंटेंट पर कुछ नई वीडियोस लेकर आऊं। तो गाइस चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो सेशन और आज के वीडियो सेशन को ध्यान से देखिएगा, अपना स्कोर मेरे साथ एंड में जरूर डिस्कस करिएगा गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हिंद स्वराज के बारे में। हिंद स्वराज एक काफी इंपॉर्टेंट बुक मानी गई है, गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज अ बुक बाय महात्मा गांधी इन 1909, ठीक है 1919 में लिखा गया था। आपको याद होगा 1919 में दोस्तों एक और जो है इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी, ठीक है 1919 में एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या आई थी, इसमें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, याद है आपको। सो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाए गए थे भारत में, ठीक है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है वो लाए गए थे। याद होगा आपको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो लाए गए थे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की द्वारा जो बुक लिखी गई थी हिंद स्वराज, वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? क्या वो हिंदी में लिखी गई थी, उर्दू में लिखी गई थी, गुजराती में लिखी गई थी या इंग्लिश में लिखी गई थी? तो गाइज इस बुक को जो है वो लिखा गया था कौन सी लैंग्वेज में? इसको लिखा गया था गुजराती लैंग्वेज में, ये आपको पता होना चाहिए, गुजराती लैंग्वेज में। और गाइस इसी बुक को 1910 में जो है वो बैन भी कर दिया गया था, इसको बैन भी कर दिया गया था। कब? 1910 ईस्वी के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी बहुत थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको रखनी चाहिए। सो बैंड इन लंदन, ठीक है, ये भी मैं बता दूं ये कहाँ पर बैन हुई थी। तो ये बैन हुई थी लंदन के अंदर, ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हुई थी? लंदन में ये बैन हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? एनुलमेंट मतलब कैंसलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन बाय, कैंसलेशन जो है पार्टीशन की वो कब की गई थी? तो पार्टीशन को लेकर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल कब होता है? 1905 में होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो है इसको जो है वो करते हैं, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसको किया जाता है गाइस। इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिएक्शन में भारतीयों ने स्वदेशी मूवमेंट भारत में शुरू की थी, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। स्वदेशी मूवमेंट भारत के अंदर शुरू कर दी गई थी। हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस नाखुश थे इस पार्टीशन से, तो हमने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की थी। और फाइनली 1919 में 1911 में जो है हम ये कहते हैं कि कैंसलेशन जो है, कैंसलेशन की के लिए जो है वो करवाया गया था कि हाँ पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसल किया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग की सपोर्ट मिलने के कारण इसको रद्द कर दिया गया। हालांकि इसको बात की गई थी कि 1911 में इसको कैंसिल किया गया। नाउ अब आपको पता होना चाहिए 1911 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी दैट इज लॉर्ड हेडिंग्ले। आपको याद होगा इसी दिल्ली दरबार में 1911 में दिल्ली दरबार भी जो है करवाया गया था। दिल्ली दरबार चल रहा था और दिल्ली दरबार के अंदर क्या दो चीजें हुई थी, दो चीजें आपने याद रखनी है। इसमें दो चीजें क्या हुई थी, एक कैपिटल शिफ्ट हुआ था, हमारा कैपिटल शिफ्ट हुआ था बंगाल से कहाँ पर दोस्तों? बंगाल से दिल्ली, ये एक चीज यहाँ पर हुई थी। और पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया गया था, मतलब इसको एन्यूल्ड किया गया था, एन्यूलमेंट इसकी हुई थी। ये चीजें आपको याद रखनी। और इसी टाइम पर हॉडीजे बम केस भी हुआ था, याद होगा आपको। ये चीजें आपने रिपीट मोड पर याद रखनी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946? 1946 में इंटरम गवर्नमेंट बनाई गई। अब आपको पता होना चाहिए कि इंटरम गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है।
ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है। देखिए गाइज़ भारत की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया को लिबरेट मतलब इंडिया अब आज़ाद होना था 1947 में आज़ाद हुआ और 1947 के बाद हमने फर्स्ट इलेक्शन किए तो इलेक्शन के बाद हमने मतलब 50s के बाद ही अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। अब देखो 14 से लेकर अगर हम बात करें 14 से लेकर 1500 एंड 1952 तक या उससे भी हम पहले की बात करें 50 तक लेके चलते हैं, तो इस टाइम पर कौन भारत को सँभालेगा? ठीक है, इस टाइम पर भारत को कौन सँभालेगा? क्योंकि ब्रिटिशर भी जा रहे हैं, इंडियंस के पास दी जा रही है, लेकिन अब हम चाहते थे कि पावर कैसे हो? तो अब 46 में जो हमने बात करी थी कि इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, उस इंटरिम गवर्नमेंट का काम था भारत को सँभालना थोड़े टाइम के लिए जब तक इलेक्शंस वगैरह ना हो जाएँ। तो यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि उसके वाइस प्रेज़िडेंट कौन थे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर एस राधाकृष्ण, जवाहरलाल नेहरू, सी राजागोपालाचार्य या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इंटरिम गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट का क्या नाम था दोस्तों? तो वाइस प्रेसिडेंट का नाम था यहाँ पर याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनता है। सो जवाहरलाल नेहरू इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इन व्हिच ईयर कौन से साल में इन व्हिच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज ड्राफ्टेड बाय नेहरू कमेटी। आपको याद होगा नेहरू कमेटी। अब ये नेहरू कमेटी क्या थी? तो आपको याद होना चाहिए साल था 1928 का और एक मोतीलाल नेहरू के द्वारा मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। बेसिकली वो चैलेंज था कहीं न कहीं भारतीयों को कि आपको किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्योंकि हम लगातार ब्रिटिशर्स के दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे उन्हें साइमन कमीशन हमें दिया, हम उसको हेजिटेट कर रहे थे। 19019 वाला हमें दिया, हम उसको हेजिटेट कर रहे थे। तो फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा ये किया गया कि ठीक है, भारतीयों को जो चीज़ चाहिए वो हमें बता दिया जाए और उसके लिए उन्होंने हमें कहीं न कहीं एक चैलेंज दिया था। तो 1928 में मोतीलाल जिसको आप नेहरू रिपोर्ट भी कहते हो। याद होगा आपको नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल 1928 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। और इसमें हमने डोमिनियन स्टेटस की बात करी थी, याद होगा आपको डोमिनियन स्टेटस की हमने बात करी थी, ठीक है? कि डोमिनियन स्टेटस भारत को मिलना चाहिए। उसके अलावा हमने फर्स्ट टाइम एफओर्स की दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स की भी बात यहाँ पर करी थी कि भारतीयों को फंडामेंटल राइट्स देने चाहिए। तो इस तरीके से गाइज़ इस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट मेड गांधी जी टू अंडरटेक अ फास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? इन 4 ऑप्शंस में से आपने बताना है कि पहली बार गांधी जी ने किस इंसिडेंट के लिए जो है वो अनशन किया था, मतलब खाना-पीना सब छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं तब तक कुछ नहीं खाऊँगा जब तक आप इनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेते हो या कोई ब्रिटिशर्स की तरफ से कुछ मेजर्स नहीं आते हैं। तो क्या वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे? तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब आते हैं दोस्तों? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए 1909 में आए थे, है ना? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जिसको हम क्रिमिनल रिफॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है? इसको हम लोगों ने क्रिमिनल रिफॉर्म्स के नाम से भी याद रखना है क्योंकि इस बार कहीं न कहीं हिंदू और मुस्लिम्स को बाँटने की बात की गई थी। अहमदा मिल स्ट्राइक जो है 1918 में हुई है, ठीक है? और यहाँ पर आपने बताना है इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के टाइम पर गांधी जी ने पहली बार हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों के कि बताइए गांधी जी ने जो अपना वेपन था मतलब खाना ना खाने का फर्स्ट अनटू डेथ का वो कब यूज़ किया था? तो इट वाज़ जो है डन ड्यूरिंग द स्ट्राइक ऑफ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जहाँ पर फिर वहाँ के जो वर्कर्स थे उनको 35% हाइक मिला था उनकी सैलरी के अंदर। आगे बढ़ते हैं गाइस हू वाज़ द फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर इंडियन कॉम्पिटिटिव सर्विस इसको हम कहते हैं या इंडियन सिविल सर्विस कह सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें हमारे पहले कौन से इंडियंस थे जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया था? तो आईसीएस आज के टाइम पर अगर मैं बोलूँ आपको, ठीक है, आज का टाइम का ये आईएएस एग्ज़ाम है, ठीक है? आज जिसको आप आईएएस का एग्ज़ाम कहते हो ना, तो ये वो आईएएस का एग्ज़ाम है। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस है सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुकुमार सेन, उधम सिंह या आनंदा शंकरा रॉय। तो गाइज़ राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ सत्येंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको क्लियर किया गया था। साल था 1863 का, ठीक है? 1863 का साल था जब इन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया था। ठीक है गाइज़ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सत्यशोधक समाज जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मैंने आपको बताया था whose मेन एम वाज़ टू लिबरेट सोशल शूद्रा जिनका मेन मकसद क्या था कि जो सोशल शूद्रास है मतलब जो बिल्कुल डाउन टू मतलब हमारी जो कास्ट सिस्टम में जो सबसे नीचे वाली सेक्शन आती है, उनको लिबरेट करना था, उनको कहीं न कहीं फ्रीडम की तरफ लेके जाना था और अनटचेबल कॉस्ट फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन एंड
ऑपरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय? सिंपल आपसे क्वेश्चन इतना लंबा पूछ रहा है और एंड में इसका अगर आप सिंपल सा क्वेश्चन निकालो तो ये पूछ रहा है कि क्षत्रिय शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, नारायण गुरु के द्वारा, महात्मा ज्योति रॉय फुले के द्वारा या लहू अ, रघुजी स्लेव के द्वारा। तो गाइस राइट आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा और इन्होंने इसी के दौरान जो है गुलामगिरी एक बुक भी लिखी थी। ठीक है? गुलामगिरी करके एक बुक इन्होंने लिखी थी जो इन्होंने डेडिकेट की थी टू पीपल ऑफ यूएसए। ठीक है? टू द पीपल ऑफ यूएसए के लिए इन्होंने लिखी थी। ठीक है? तो ये इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि इन व्हिच ईयर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड? अब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपने समझना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या? इसमें आपको पता है। आपको पता है कि आजकल के भी जो मीडिया है, जैसे हमारा मीडिया है आज का या उस टाइम का मैं बोल दूँ तो आपका जो न्यूज़पेपर्स थे, न्यूज़पेपर्स क्या कर रहे थे गाइज़ लोगों में कहीं न कहीं काफ़ी एनलाइटमेंट का लाने का काम कर रहे थे। वो लोग ब्रिटिशर्स का जो ट्रू नेचर था दैट इज़ एक्सप्लॉइटिव नेचर के वो ब्रिटिशर्स भारत में भारत की डेवलपमेंट कम और रिसोर्सेज़ को एक्सप्लॉइट करके यूरोप को डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इनके ऊपर ना न्यूज़पेपर्स में ओपनली लिखा जाता था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसीलिए लाया गया था कि कोई भी न्यूज़पेपर जो है वो ब्रिटिशर्स के बारे में नहीं लिखेगा। अगर कोई न्यूज़पेपर ब्रिटिशर्स के बारे में हेट्रेड फैलाता हुआ पकड़ा गया या उसमें कुछ ऐसी सबस्टेंसेस पाए गए, तो हम लोग उस न्यूज़पेपर को रद्द कर देंगे, उस प्रिंटिंग प्रेस को ही बंद कर देंगे। तो वही था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है गाइज़ ये कब लाया गया था? इसको लाया गया है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ 1878 में। किसके द्वारा किसने लाया था ये? तो ये लाया था गाइज़ लॉर्ड लिटन ने। ठीक है? यहाँ पर लिख देता हूँ। लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है इसको लाया गया था। लॉर्ड लिटन ने इसको लाया था, फिर इसको रिपील्ड किया गया, ठीक है? इसको रिपील्ड किसके द्वारा किया गया था? ठीक है? जस्ट अ सेकंड इसको रिपील्ड किसके द्वारा किया गया? रिपील्ड किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ। रिपन के द्वारा इसको रिपील्ड किया गया था मतलब खत्म किया गया। तो देखो इस पे ना अलग-अलग क्वेश्चन पूछता है। कभी पूछता है कि रिपील्ड किसके द्वारा हुआ? तो कभी पूछता है कि बताओ भाई साहब इसको जो है वो कौन लेकर आया था? इस एक्ट को हम लोग जो है वो जो है गैगिंग एक्ट भी कहते हैं, ठीक है? इधर पे लिख देता हूँ इसको ऑल्सो नोन एज़ ऑल्सो नोन एज़ इसको हम लोग गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। ठीक है? इसको हम लोग गैगिंग एक्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा, गैगिंग एक्ट भी कहते हैं और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर स्पेशली जो मेन टारगेट किया गया था, टारगेट किसको किया गया था? तो वो किया गया था अमृत बाज़ार पत्रिका को, ठीक है? अमृत बाज़ार, ठीक है? अमृत बाज़ार पत्रिका को जो है वो हिट किया गया था। अमृत बाज़ार पत्रिका को हिट करने के लिए क्योंकि ये वो न्यूज़पेपर था जो सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स के बारे में लिख रहा था और वो भी ऐसा लिख रहा था कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं भारत में, ठीक है? इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज़ द नाम ऑफ द वुमेन्स विंग ऑफ द वैष्णव हिंदू परिषद? वुमेन्स की विंग का नाम आपने बताना है जो विश्व भारत परिषद के हिंदू परिषद के नाम से जाना जाता था। सेवा भारती, दुर्गा वाहिनी, वीएचपी, महिला मोर्चा, हिंदू शक्ति। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या है? उसका नाम था दुर्गा वाहिनी और इसके फाउंडर कौन थी? इसके फाउंडर के ऊपर भी मैं आपको कोई दिखा देता हूँ, इसके बता देता हूँ, इसके फाउंडर जो थी, उनका नाम था साध्वी, ठीक है? उनका नाम था साध्वी, ठीक है? इनका नाम था साध्वी रिथम्बरा, ठीक है गाइस? ये याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कोमागाता मारू स्टार्टेड इट्स जर्नी? कोमागाता मारू गाइस एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी मानी गई है। इसके अंदर क्या है कहीं न कहीं भारतीयों के अंदर काफ़ी ज़्यादा नफ़रत इनके लिए ब्रिटिशर्स के लिए बढ़ गई थी। एक्चुअली में हुआ क्या था, इस में हुआ ये था कि 4 अप्रैल की बात है। 4 अप्रैल को एक जहाज़ जो है वो निकलता है। साल कौन-सा था? 4 अप्रैल ये था 1914 ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था, ठीक है? और हांगकांग से, ठीक है? कहाँ से? हांगकांग से ये हांगकांग उस टाइम पर ब्रिटिशर्स का पार्ट हुआ करता था, ब्रिटिशर्स के अंडर ही था। हांगकांग से एक शिप निकलता है कहाँ की तरफ? यूरोप की तरफ। पर यूरोप के अंदर उस शिप को जो है मतलब जैसे वो शिप वहाँ पहुँचता है, तो उस शिप को वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। किसी भी पैसेंजर को उतरने की अनुमति वहाँ पर नहीं मिलती है ज और इस शिप को वापस भेज दिया जाता है।
जिससे कि ब्रिटिश के खिलाफ काफ़ी नफ़रत जो है लोगों के बीच में आ गई थी और इसके अंदर कुछ सिख लोग भी थे और बाकी लोग भी इसके अंदर थे, ठीक है? और इसके अंदर मैं अगर लगभग आपको बताऊँ तो 376 पैसेंजर्स थे, 376 पैसेंजर इसके अंदर थे और इन सब को जो है वो उतारने वहाँ पर नहीं दिया गया था। तो ये देखो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कोमागाथा जो मारू की जर्नी ये कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी हांगकांग से, जाना इनको कहाँ था? लंदन, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग एक्ट वाज नोन एज़ एनार्किकल और रेवोल्यूशनरी क्राइम ऑफ 1919? 1919 का कौन-सा एक्ट था जिसको हम एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम कहते हैं? क्या वो इंडिया आर्म्स एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट था, इल्बर्ट बिल था या रॉबर्ट एक्ट था? तो गाइस वो था रॉबर्ट एक्ट। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट एक्ट के अंदर क्या है, पुलिस को इमेंस पावर मिल चुकी थी कि वो किसी भी नेशनलिस्ट को पकड़कर जेल में डाल सकते थे विदाउट, मतलब उनका जो हैबियस कॉर्पस था ना, हैबियस कॉर्पस जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया था। ये भारतीयों को बगैर पूछे उनको अरेस्ट किया जाएगा और इसी जो है एक्ट के अंदर जो है वो इंसिडेंट कौन-सा होता है? जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है? ये कौन-सा एक्ट था? 1919 का, और इसको जो है वो ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, ठीक है? इसको ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, ठीक है? ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। ब्लैक एक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ब्रिटिश पुलिस को इतनी पावर मिल गई इस एक्ट के थ्रू कि वो किसी भी इंडियन, अगर कोई इंडियन उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी बोलता, उसको पकड़कर सीधा जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हैंगिंग ऑफ द स्पॉय ऑफ द बैरक फॉर यूनिट मंगल पांडे टुक प्लेस ऑन व्हिच डेट? मंगल पांडे को फांसी कब लगाई गई? ये क्वेश्चन है। तो मंगल पांडे को फांसी लगाई गई है, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ ये चीज़, 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे जो एक ब्रिटिश आर्मी के मतलब कहीं न कहीं सोल्जर थे एंड ही बिलॉन्ग्स टू 34th नेटिव इन्फेंट्री। 34th नेटिव इन्फेंट्री से ये बिलॉन्ग करते थे। इन्फेंट्री से ये बिलॉन्ग करते थे, ठीक है? इन्फेंट्री से ये बिलॉन्ग करते थे, ठीक है? इस रेजिमेंट के ये थे और इन्होंने अपने सीनियर के ऊपर गोली चला दी थी, जिसके तहत फिर रिवोल्ट कहीं न कहीं यहीं से शुरू हो जाता है। Who of the following वायसरॉय स्टार्टेड द स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस? भारत के अंदर सिविल सर्विस जो है वो किन के द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मायो, लॉर्ड लिटन गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर क्या है? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस। अगर स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस के बारे में पूछता है तो आप सिंपल किसको चुनोगे? आप लॉर्ड लिटन को चुनोगे। लेकिन अगर सिंपल आपसे पूछता है कि सिविल सर्विस किसने स्टार्ट की थी इंडिया में, सिविल सर्विस किसने स्टार्ट की थी? सिविल सर्विस किसने स्टार्ट की थी? तो आप सिंपल लिखोगे किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है? ये कॉर्नवालिस ने की थी। कॉर्नवालिस वालिस ने। और स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस किसके द्वारा है? स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस स्टार्ट की गई है लिटन के द्वारा, ठीक है? ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? लिटन के द्वारा स्टार्ट की गई थी, ठीक है? ये 2 नाम याद रखेगा। अगर स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस पूछ रहा है तो लॉर्ड लिटन, और अगर खाली सिविल सर्विस पूछ रहा है तो कॉर्नवालिस करके आप नाम लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन आ रहा है, हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द चोरी चूरा इंसिडेंट टुक प्लेस? गाइस देखिए, चोरी चूरा इंसिडेंट के बारे में आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। ये घटना घटी थी 1922 को और इसके अंदर क्या हुआ था, 22 पुलिसमैन्स को जो है वो आग में डाल दिया गया था, ठीक है? इसमें वो मर चुके थे, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है? 22 पुलिस आदमी कर्मचारी जो हैं वो डेथ हो गई थी और यही चोरी चूरा इंसिडेंट था। तो इसी के लिए, इस चोरी चूरा इंसिडेंट के लिए हमने स्टॉप कर दिया था, क्या चीज़? स्टॉप हमने कर दिया था सिविल सॉरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है? क्या स्टार्ट बंद कर दिया था? नॉन कोऑपरेशन, ठीक है? नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था भारत के अंदर, उसको रोक दिया गया था क्योंकि ये गांधी जी इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि हमें कोई भी वायलेंट एक्टिविटी नहीं करनी और चोरी-चूरा इंसिडेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े इंसिडेंट हुआ और ये कब हुआ था? जो है 1922 में, और उस टाइम पर 1922 में हमारे कौन वायसरॉय थे? ये आपको देखो, कभी-कभी साल भी पूछता है, याद रखना चोरी-चूरा इंसिडेंट कब हुआ है? 1922 में। अब ये भी पूछता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों रोका गया? क्योंकि क्या हुआ था? चोरी-चूरा इंसिडेंट हुआ था। तो उस टाइम पर हमारे कौन वॉइसरॉय थे? यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, तो लॉर्ड रीडिंग जो है यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, ठीक है? लॉर्ड रीडिंग इसका राइट आंसर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आ रहा है, आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसाकर, जलियांवाला बाग मैसाकर कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटती है, 13 अप्रैल
1919 को ये घटना जो है वो घटती है अमृतसर में, ठीक है? और यहाँ पर जनरल डायर का नाम जो है वो आ जाता है। डायर का नाम जो है यहाँ पर आता है, जो निहत्थे इंडियंस पर गोली चलाता है। ये काफ़ी फेमस इंसिडेंट है और हर बच्चे को पता ही है इसके बारे में। तो इस इंसिडेंट के बाद दिस जो है सिंटैनिक सेट सैटेनिक गवर्नमेंट कैन नॉट बी मेंडेड, इट मस्ट बी एंडेड। तो किसने ये किसके वर्ड्स थे कि हमें इस गवर्नमेंट को एंड करना चाहिए। हम इस गवर्नमेंट ये जो गवर्नमेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ये वर्ड्स यूज हुए थे कि इस गवर्नमेंट को हमें जो है वो खत्म करना चाहिए, ठीक है? इसका एंड करना है, इसको हम अमेंड नहीं कर सकते, हम इसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम इसको खत्म कर सकते हैं। ये किसके वर्ड थे? गांधी जी के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो गाइज ये वर्ड्स थे किसके? ये वर्ड्स थे गाइज हमारे गांधी जी के, ठीक है? गांधी जी के वर्ड्स थे और गांधी जी ने इनको 1920 में इन वर्ड्स को यूज़ किया था। एंड जो है हिमालयन ब्लंडर भी कहीं न कहीं जलियांवाला बाग मैसाकर को कहा जाता है। और भी बहुत सारे लोगों ने जलियांवाला बाग के लिए अलग-अलग चीज़ें, जैसे रवींद्रनाथ टैगोर ने अपना जो नाइटहुड का टाइटल था वो वापस कर दिया था। और ये हमारा कहीं न कहीं ऑपोज़िशन कहीं न कहीं हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने हमारे निहत्थे लोगों पर जो है वो गोलियाँ चलाई थी और जनरल डायर इसमें इन्वॉल्व्ड थे दोस्तों, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। 13 अप्रैल 1919 की ये घटना थी अमृतसर में। कभी-कभी ये भी पूछा जाता है कि बताओ जलियांवाला बाग मैसाकर कहाँ हुआ है? तो अमृतसर में जो है ये घटना घटी थी, ठीक है? जलियांवाला बाग आप में से बहुत सारे बच्चे घूमने भी गए होंगे इस जगह पर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अमित्य सभा वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर? देखिए गाइस, मैंने आपको पहले बताया था कि अमित्य सभा का ही जो है आगे चलकर किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मो समाज के नाम से जानी जाती है। जब इसमें बहुत ज़्यादा फॉलोअर बन जाते हैं तो इट कन्वर्ट इनटू ब्रह्मो समाज। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1815 में और आगे चलकर ये ब्रह्मो समाज जो है वो बना था। स्टार्टेड बाय किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। राजा राम मोहन ने इसको शुरू किया था। राजा राममोहन रॉय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज वाज़ फाउंडेड बाय हू अमंग द फॉलोइंग? आर्य समाज को किसके द्वारा बनाया गया था? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। फटाफट गाइस आंसर करें। तो सबसे पहले आर्य समाज कब बना? कौन-सा साल था? 1875, ठीक है? 1875 में बना। किसके द्वारा? तो भाई साहब ये बनता है दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है? सिंपल से क्वेश्चन है, साल पूछ लेगा या नाम पूछ लेगा फाउंडर का। आगे बढ़ते हैं। हु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज वॉइसरॉय इन इंडिया? पोर्तुगीज के पहले वॉइसरॉय का नाम आपने बताना है। वॉइसरॉय मतलब गवर्नर, ठीक है? अब कई जगहों पर वॉइसरॉय लिखा होता है, कहीं पर गवर्नर लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो गवर्नर कौन था पहला? ठीक है? गवर्नर कौन था इनका? तो भाई साहब यहाँ पर देखिए, इनका वास्को डी गामा, डाइस फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्बुक्विर्की। तो गाइस ऑप्शन सी जो है यहाँ पर रहेगा, दैट इज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर, ठीक है? फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। ही वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज टू कम टू इंडिया। ये पहले पोर्तुगीज थे जिन्होंने भारत पर आए थे। और ये कब आए थे? 1498 में ये आए थे, ठीक है? कैलीकट में, ठीक है? कैलीकट में जो आए थे ये, ठीक है? एंड आफ्टर दैट फिर वो यहीं पर धीरे-धीरे इन्होंने यहाँ से ट्रेड करना शुरू। ही वाज द फाउंडर ऑफ सी रूट टुवर्ड्स इंडिया। सी रूट जो है इस इन्होंने ही खोजा था इंडिया में आने का, ठीक है? और ही वाज हेल्प्ड बाय एंड अर्बन सेलर, ठीक है? आमिर माजिद के द्वारा इसको हेल्प भी मिली थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा फाउंड किया गया? द्वारकानाथ टैगोर, विलियम एडम, दादा भाई नौरोजी, जगन्नाथ शंकर सेठ। किसके द्वारा गाइस स्टार्ट किया गया था? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या रहेगा? तो इसको फाउंड किया गया है 1866 में और इसको फाउंड किया गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट? ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी का जो नाम जो है ये किसके साथ है? अरुणा आसिफ अली, रेणुका रॉय, मटंगनी हजारे या सरोजिनी नायडू। तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर यहाँ पर रहेगा गाइस वन एंड ओनली आपका अरुणा आसिफ अली को जो है ये नाम से रखा गया है यहाँ पर, ठीक है? ऑप्शन ए इसका रहेगा। और ये नाम इनको 1942 में जो हमारी मूवमेंट्स चल रही थी उनके लिए इसको दिया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है? दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है? चलिए आगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत के अंदर, फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी, ठीक है? फर्स्ट सत्याग्रह, फर्स्ट मूवमेंट मैं कह दूंगा यहाँ पे, बल्कि इसको फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गांधी ये था। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गांधी जी था
इंडिया के अंदर 1917 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है? फर्स्ट मूवमेंट है, माइनर मूवमेंट है, लेकिन मेजर कौन-सा है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसमें करना क्या था? बेसिकली देखिए इसमें कह रहा है इनिशिएटेड अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मिन्स, ब्राह्मिन्स की डोमिनेशन को खत्म करने के खिलाफ था। इनिशिएटेड अगेंस्ट द तिनकतिया सिस्टम इम्पोज्ड बाय यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स के ऊपर लग रहा था। तो देखो चंपारण सत्याग्रह को ना हम इंडिगो रिवोल्ट भी कहते हैं, ठीक है? ये याद रखना। इंडिगो इंडिगो रिवोल्ट भी हम इसको कहते हैं कहीं न कहीं। तो इसमें हमने इंडिगो के लिए करना था, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल परफेक्ट आंसर इसका बन रहा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which among the following act is also known as Morley Minto reforms? किन एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है? ये याद रखना है आपने इसको क्रिमिनल रॉयट भी कहा क्रिमिनल डिवाइड भी कहा जाता है इसको, ठीक है? इसमें क्रिमिनल डिवाइड भी कहा जाता है कहीं न कहीं इसमें जो है ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमारे साथ खेली थी, ठीक है गाइस? क्रिमिनल राइट्स भी इनको कहा जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आइए। Who was given the title of Ambassador of Hindu-Muslim Unity for being architect and mastermind for the historic Lucknow Pact? लखनऊ पैक्ट 1916 में होता है, ठीक है? और लखनऊ पैक्ट जो है ये 2 चीज़ों के लिए मशहूर था। एक तो इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाई गई, हिंदू मतलब मुस्लिम लीग और आईएनसी और प्लस मुस्लिम लीग ने इसमें दोस्ती कर ली थी और जो हमारे मॉडरेट और जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे, उन दोनों ने क्या कर दिया था, मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्हों दोनों ने मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप था कांग्रेस का, इन लोगों का भी जो है यहाँ पर गठन हो गया था। तो यहाँ पर जब ये चीज़ इतनी बड़ा इंसिडेंट हुआ, तो इसमें जो है सरोजिनी नायडू ने जो है एम्बेसडर का टाइटल दिया था किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज वाज़, तो देखिए ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे? तो राजा राममोहन रॉय और इसका जो प्रिसेसर था वो कौन था गाइस? आतिमे सभा, ठीक है? आतिमे सभा थी आतिमे सभा थी जो कब बनी थी? 1815 में बना था, ठीक है गाइस? तो 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राजा राममोहन रॉय, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज़ द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के पहले गवर्नर जनरल का क्या नाम था? बी आर अंबेडकर, सी राजा गोपालाचार्य, सी राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्ण। तो गाइस यहाँ पर देखिए 2 अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इन यहाँ पर क्या पूछा है? इंडियन पूछा है ना, तो आप लिखोगे डॉक्टर ये सी राजा गोपालाचार्य। अगर यहाँ पर होता ब्रिटिश, ब्रिटिश कौन थे? फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? फ्री इंडिया के, बट यहाँ पर इंडिया लिखा है तो फ्री इंडिया होना चाहिए, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है? लॉर्ड माउंटबेटन थे वो, ठीक है? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? फ्री इंडिया के, ठीक है? नॉट इंडिया के। हु वाज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का क्या नाम था? तो आपने याद रखना है ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है? वॉरेन हेस्टिंग थे और इन्होंने 1772 से लेकर 1785 तक जो है वो इंडिया पर बंगाल में ये एज़ अ गवर्नर जनरल रहे थे दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट है हू इज़ नोन एज़ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? किसको कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, तो इट वाज़ नन अदर देन जो है हमारे दादा भाई नौरोजी, ठीक है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है? चलिए गाइस आगे देखते हैं। बीजी तिलक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? देखो बीजी तिलक की बात करें तो ये लोकमान्य तिलक के नाम से मशहूर थे। लोकमान्य तिलक जो है इनका नाम था। लोकमान्य ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज नोन बाय द नेम ऑफ लोकमान्य? तो लोकमान्य मतलब बाल गंगाधर तिलक। जीके गोखले की बात करूं तो ही वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ही वाज पॉलिटिकल गुरु। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया था कि हु इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? तो एम के गांधी के पॉलिटिकल गुरु जी का क्या नाम था? तो उनका नाम था दोस्तों यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये चीजें आपको याद है और इनका रहेगा आपको पता चल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 29। डायरेक्टी दैट इज ड्यूल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ, कौन से गवर्नमेंट एक्ट में डायरेक्टी को इंट्रोड्यूस किया गया था? डायरेक्टी का मतलब क्या होता है? ड्यूल नेचर ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर दो तरीके की गवर्नमेंट बनेगी। ड्यूल नेचर जैसे आज भी हमारी ड्यूल नेचर है, एक सेंटर गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। उस टाइम पर एक प्रोविडेंशियल गवर्नमेंट होती थी, एक सेंटर गवर्नमेंट होती थी। तो ये जो डायरेक्टी वाला सिस्टम है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1909 में, 1990, 1935? तो ये किया गया है गाइस। 28 का आंसर क्या है? बिल्कुल 19 का आंसर बनेगा 1919 में।
ठीक है? इसमें क्या किया गया था, पावर्स को डिवाइड किया गया था। देखो इसमें क्या किया गया था, इसमें पावर्स को डिवाइड किया गया था मतलब किसके-किसके बीच में प्रोविडेंशियल और मतलब प्रोविडेंशियल गवर्नमेंट, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविडेंशियल गवर्नमेंट में थ्रू रिजर्व्ड लिस्ट एक बना दी गई थी, ठीक है? एक रिजर्व्ड लिस्ट थी, जैसे आज हम पढ़ते हैं ना कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, उस टाइम पर ये नहीं था। उस टाइम पर उन्होंने एक रिजर्व लिस्ट बनाई गई थी और एक बनाई थी ट्रांसफर लिस्ट सब्जेक्ट, ठीक है? ट्रांसफर्स ट्रांसफर सब्जेक्ट, ठीक है? एक थे रिजर्व सब्जेक्ट या लिस्ट कह दूँ या सब्जेक्ट कह दूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट भी लिख देता हूँ। तो या तो वो कहते थे उसको रिजर्व इस पर होता था ये थे ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है? ये थे ब्रिटिशर्स के पास और ये थे उन्होंने इंडियंस को दिए हुए थे। जिसमें इनमें सारा कुछ तो इसी में था, रिजर्व था जिसमें हर इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर थी और ब्रिटिशर ने वो अपने हाथ में रखी की थी। तो ये देखिए इसको हम क्या कहते हैं डायरेक्टरी सिस्टम कहते हैं। आज इसको हम लोग क्या कहते हैं फेडरल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है? फेडरल सिस्टम भी कहते हैं। पॉलिटी में आपको कोशिश करूँगा फेडरलिज्म भी समझाऊँगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज़ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हू वाज़ द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर किनको माना गया है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ आपको। क्या वो सुकुमार दत्ता थे, मदन मोहन मालवीय थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या मोतीलाल नेहरू थे? तो ये था गाइज़ 1900 मतलब मदन मोहन मालवीय और इसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग हुई है 1916 में। और गाइस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग में क्या हुआ था, मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें गांधी जी को भी बुलाया गया था, ठीक है? और गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया था, गांधी जी ने यहाँ पर आईएनसी को क्रिटिसाइज़ किया था, क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने कहा था कि देखो, जो आईएनसी है, ये क्या है? ये एक एलीट ग्रुप है। ये क्या है? एक एलीट ग्रुप है। एलीट मतलब पढ़े-लिखे लोगों का ग्रुप है। इसमें नो मेजॉरिटी सपोर्ट है। इसको मेजॉरिटी जो है वो सपोर्ट नहीं करती है। मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि आईएनसी है क्या? आईएनसी काम किसके लिए कर रही थी? तो यहाँ पर कहीं न कहीं आईएनसी के मेथड को चेंज करने की बात की गई थी और कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें को चेंज करने की बात यहाँ पर की गई थी। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? किसके साथ ये नाम जोड़ा जाता है? ब्रिटिशर्स ने कहा था कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, जिन्होंने लोगों के अंदर जज्बा पैदा कर दिया था नेशनलिज्म का, ठीक है? नेशनलिज्म का कि देशभक्ति क्या चीज होती है, इसका जो मतलब कहीं ना कहीं जो आप देख सकते हो आइडिया लोगों के अंदर भरना, अपने जिनसे इनका नाम है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहेंगे? पहले मैं इनका नाम आपको बता देता हूँ। इट वाज बीजी तिलक। और गाइस फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी इनको कहा जाता है, ठीक है? और मैंने आपको पहले भी कहा कि इनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। ये जिस तरीके की स्पीच करते थे ना, तो लोगों में एक जज़्बा भर देते थे और जज़्बा भर देते थे और लोग जो हैं जान देने तक के लिए तैयार हो जाते थे। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि लोकमान्य का जो टाइटल है, ये बीजी तिलक को किसने दिया था? बीजी तिलक को ये टाइटल दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है? रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो है उनको क्या दिया था गाइस, टाइटल दिया था। और लोकमान्य का मतलब क्या होता है? लोकमान्य का मतलब होता है बिलाउड लीडर ऑफ पीपल, ठीक है? बिलाउड लीडर ऑफ लीडर ऑफ पीपल, ठीक है? बिलाउड लीडर ऑफ पीपल, ऐसे याद रखिएगा, पीपल, ठीक है? लोगों का सब चहीता लीडर, ठीक है? तो गाइस ये है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैं आज आपके लिए लेकर आया था। आई होप सो गाइस के आज का वीडियो सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। बाकी गाइज़ पीडीएफ के लिए आपको मैं बता दूँ कि पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, आपने सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है @ठाकुर, ठीक है? @ठाकुर अंडरस्कोर 93 करके आपने सर्च करना है। आपको जो चैनल दिखेगा आपने जाकर उसमें एंट्री मार लेनी है, मतलब उसमें जॉइन हो जाना है। जहाँ पर के इस वीडियो लेक्चर का आपको पीडीएफ विद आंसर्स के साथ और विदाउट आंसर के साथ दोनों प्रोवाइड किए जाएँगे। आंसर का आप पढ़िएगा और विदाउट आंसर का आप एज़ अ टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन कर सकते हैं। मतलब टेस्ट सीरीज़ की तरह उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी गाइज़ आप लोगों से अपील यही है कि चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी जो है इन वीडियोज़ का मज़ा ले सकें, उन लोगों की कहीं न कहीं ज़रूरत पूरी हो, क्योंकि हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है इतने महँगे कोर्सेज़ जो आजकल के मतलब यूट्यूब पर प्रोवाइड हो रहे हैं या जो भी है। सो गाइज़ इस चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक तो आपको करना ही है एंड कमेंट्स भी आप हमारे साथ कर सकते हो। कमेंट्स में आप अपनी सजेशंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो कि आप कौन-कौन सा मटेरियल्स आपको मिलने चाहिए, क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए, तो उस पर ये चीज़ें रहेंगी गाइज़। सो गाइज़ विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। भगवान आपको जो है कामयाबी से नवाज़े, आपको कामयाबी जो है वो मिले। सो गाइज़ स्टे ट्यून्ड विद एडुहोलिक फॉर मोर सच वीडियोज़ के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड डे, हैव अ नाइस डे गाइज़।